पिता को गोली मारी, क्यों मारी? क्यों पिता को गोली मारी? गलती से हो गया था। गलती से कैसे हो सकता? बिजनेस भी साथ में किया, 30 साल का साथ है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर कहा जाता है गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन क्या गुस्सा किसी को दरिंदा भी बना सकता है? लखनऊ के एक पॉश एरिया के एक घर के अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश पल रही थी। एक ऐसी साजिश जहां अपने ही खून ने अपने ही खून को खत्म कर दिया। डेट थी 20 फरवरी 2026। सुबह के करीब 4:30 बजे एक 19 साल का लड़का अक्षत सिंह और उसके 50 साल के पिता मनवेंद्र सिंह दोनों के बीच एक बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। इस बहस के 29 दिन बाद जब पुलिस ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो उनकी नजर सीधा एक नीले ड्रम पर जाकर रुक गई। ड्रम के अंदर कोई पूरी लाश नहीं थी, सिर्फ एक धड़ था, ना सर, ना हाथ, ना पैर। और वहीं से शुरू होती है लखनऊ के ब्लू ड्रम की कहानी। एक ऐसा क्राइम जिसका क्यों आज भी लोगों को डरा देता है। लखनऊ के सेक्टर एल आशियाना एक ऐसा रेजिडेंशियल एरिया जहां लोग अपने दरवाजे बंद रखते हैं, इसीलिए नहीं कि उन्हें चोरी का डर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसी एरिया के एक घर में रहते थे मनवेंद्र सिंह और उनकी फैमिली। मनवेंद्र सिंह एक पैथोलॉजी लैब ऑनर थे, साथ ही वो अपना लिकर बिजनेस भी मैनेज करते थे। फैमिली बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग था। उनके पिता एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और उनके भाई यूपी पुलिस में पोस्टेड। सोसाइटी की नजरों में ये एक एजुकेटेड, रेस्पेक्टेड और सक्सेसफुल फैमिली थी। इस फैमिली की कहानी में एक वर्ड बार बार सामने आता है, सक्सेस। मनवेंद्र के लिए सक्सेस का मतलब बहुत क्लियर था। जब अक्षत ने 12th कंप्लीट की तो उन्होंने अपने बेटे के फ्यूचर का रास्ता डिसाइड कर लिया। अक्षत को मेडिकल फील्ड में जाना था, उसे नीट एग्जाम क्रैक करना था। उनके सपने में उनका बेटा एक डॉक्टर बनने वाला था, लेकिन अक्षत सिंह कुछ और ही चाहता था। उसे बिजनेस में इंटरेस्ट था। वो ऑलरेडी अपने पिता की लीकर शॉप पर काम कर रहा था और वहां से उसे 17,000 रुपए सैलरी भी मिलती थी। पर अक्षत के पिता मनवेंद्र के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ एक ही था, डॉक्टर बनना, बिजनेसमैन नहीं। हम सब एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं, हर फैमिली में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस ऑब्सेशन बन जाती हैं तो उनका अंजाम क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। इंडिया में स्टूडेंट्स सुसाइड्स के पीछे जो सबसे बड़े रीजंस हैं उनमें से एक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेशर। पर इस केस में प्रेशर का आउटकम सुसाइड नहीं था, कुछ और था, और वो काफी ज्यादा खौफनाक था। दोस्त और रिलेटिव्स बताते हैं कि मनवेंद्र और अक्षत के बीच बहस धीरे धीरे एक रोज की बात बन गई थी, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी फ्यूचर को लेकर। एक बार तो अक्षत घर से ही भाग गया था, लेकिन उसे वापस लाया गया और फिर सब कुछ वापस वहीं आ गया। नीट की बुक्स, वही प्रेशर, वही एक्सपेक्टेशंस। मनवेंद्र एक पिता थे, लेकिन धीरे धीरे अक्षत को लगने लगा कि वो सिर्फ एक कंट्रोलर बन गए हैं। अक्षत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहता था, पर अपने तरीके से। वो अपना फ्यूचर चूज करना चाहता था, ना कि अपने पिता का सपना जीना। जरा इस सिचुएशन को महसूस कीजिए। एक 21 साल का लड़का जो अपनी ही जिंदगी के बारे में खुद फैसला नहीं कर सकता। 23 फरवरी 2026 3 दिन हो चुके थे जब मनवेंद्र सिंह को आखिरी बार देखा गया था। लखनऊ के आशियाना पुलिस स्टेशन में 21 साल का अक्षत सिंह एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है। रिपोर्ट में वो लिखता है, 20 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे मेरे पिता मनवेंद्र सिंह ने मुझे उठाया था। उन्होंने बताया कि उन्हें अर्जेंट काम से दिल्ली जाना है और वो दोपहर तक वापस आ जाएंगे। तब से लेकर अब तक उनके तीनों फोन नंबर स्विच ऑफ हैं। हम सब काफी परेशान हैं। पुलिस स्टेशन में अक्षत का बिहेवियर बिल्कुल काम और कंपोज था। एक ऐसा बेटा जिसके पिता अचानक लापता हो गए हैं, वो अपने नेबर्स और रिलेटिव्स को भी बिल्कुल वही कहानी बताता है। उसकी 17 साल की छोटी बहन भी इस बारे में कुछ नहीं बोली। मिसिंग रिपोर्ट फाइल हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन 29 दिन तक पुलिस को कोई सॉलिड क्लू नहीं मिले। ना कोई फोन एक्टिविटी, ना कोई मूवमेंट, सब कुछ बिल्कुल खामोश था। लेकिन फिर 29 दिन बाद एक छोटी सी डिटेल ने इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक राज खोल दिया। 1 महीना बीत चुका था। मनवेंद्र सिंह का कोई पता नहीं। उनकी पैथोलॉजी लैब बंद पड़ी थी, बिजनेस भी रुक चुका था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स डीसीपी विक्रांत वीर की लीडरशिप में इस मिसिंग केस का फॉलो अप करते हैं तो धीरे धीरे कुछ अजीब बातें सामने आने लगती हैं। सबसे पहला सिग्नल था क्रैक्स। पुलिस क्वेश्चनिंग के दौरान अक्षत बार बार अपने स्टेटमेंट्स बदलने लगा। कभी टाइमलाइन अलग होती, कभी डिटेल्स। अक्सर एक वरीड बेटा अपने लापता पिता के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन देता है, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं।
नहीं। फिर आती है फोरेंसिक एनालिसिस। पुलिस जब मनवेंद्र का फोन रिकॉर्ड चेक कर रही थी तो पता चलता है कि 20 फरवरी के बाद से उनका फोन एक्टिव ही नहीं हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकी। जब उनकी कार के जीपीएस डेटा को एनालाइज किया गया तो एक और डिटेल सामने आई। 20 फरवरी की रात करीब 1 बजे वो कार आशियाना से दूर सदरोना के एक आइसोलेटेड एरिया की तरफ जा रही थी। ये वही रात थी जब अक्षत ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए निकले थे। टाइमलाइन मैच नहीं हो रही थी। एक और कॉन्ट्राडिक्शन। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डीसीपी विक्रांत वीर ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। अब अक्षत सिंह सिर्फ एक विटनेस नहीं था, अब वो प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस इंटेरोगेशन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, लेकिन जब क्वेश्चनिंग लगातार और फोकस्ड हो तो सच अक्सर ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब अक्षत से कॉन्क्रीट एविडेंस के बारे में सवाल पूछे तो धीरे धीरे वो टूटने लगा और फिर उसने बताई 29 दिन पुरानी उस रात की सच्चाई। 20 फरवरी 2026 सुबह के करीब 4:30 बजे एक बार फिर फादर और सन के बीच बहस शुरू हुई। वही नीट का प्रेशर, वही दूसरे सक्सेसफुल स्टूडेंट से कंपैरिजन। पुलिस को अक्षत ने बताया कि उसके पिता चाहते थे कि मैं नीट क्रैक करूं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या करना चाहता हूं और मैं क्या सोचता हूं। मैं थक चुका था। और फिर वो मोमेंट आया जहां गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। अक्षत ने घर में रखी अपने पिता की लाइसेंस्ड .315 बोर राइफल उठाई और पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधा उन पर गोली चला दी। उस वक्त दरवाजे पर खड़ी उसकी 17 साल की बहन ये सब देख रही थी। कुछ ही सेकंड्स में मनवेंद्र सिंह, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और पैथोलॉजी लैब ऑनर, जिंदगी हार चुके थे। अक्षत ने अपनी बहन को धमकाया और उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की असली कहानी अभी शुरू होने ही वाली थी, क्योंकि मनवेंद्र सिंह की गोली से हुई मौत सिर्फ शुरुआत थी। इन्वेस्टिगेशन ने एक और शॉकिंग बात सामने लाई। अक्षत सिंह सिर्फ एक इमोशनल 21 साल का लड़का नहीं था, वो काफी कैलकुलेटेड और प्रिपेयर्ड था। पुलिस को पता चला कि अक्षत ने इंस्पिरेशन ली थी एक और नोटोरियस क्राइम से, मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर, मार्च 2025। इस केस में मुस्कान और उसके लवर साहिल ने मुस्कान के हस्बैंड सौरभ को मारकर उसकी बॉडी को कई हिस्सों में बांटकर एक नीले ड्रम में छुपा दिया था। अक्षत ने इस क्राइम के बारे में सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स में पढ़ा था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ऐसे डिजिटल ट्रेसेस मिले जो ये सजेस्ट करते थे कि अक्षत पिछले करीब 1 साल से इसी पैटर्न पर क्राइम प्लान कर रहा था। 1 साल से, यानी कि प्लान धीरे धीरे तैयार हो रहा था। मर्डर के बाद अक्षत ने बिल्कुल वैसे ही डिस्पोजल प्लान फॉलो किया। वो अपने पिता की बॉडी को 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक खींच कर लाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उसने पहले ही सॉज और नाइव्स खरीद रखे थे, शायद इसी प्लान के लिए। अपने कन्फेशन में अक्षत ने बताया कि उसने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग कर दिया था। स्मेल को कंट्रोल करने के लिए उसने एक बड़ा ब्लू प्लास्टिक का ड्रम यूज किया। बॉडी का टोर्सो उस ड्रम के अंदर रखा गया। बाकी पार्ट्स को पॉलिथीन में रैप करके अलग अलग आइसोलेटेड लोकेशंस पर डिस्पोज किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कुछ लोकेशंस तक लीड्स मिली। नदरगंज सदरोना एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे ट्रैक्स के पास। सरोजनी नगर के जंगल से एक जली हुई वुलन ब्लैंकेट भी मिली जो शायद ब्लड स्टेन्ड एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश थी। अक्षत ने पुलिस को बताया कि ब्लू ड्रम कहां रखा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी था। टॉर्सो मिल चुका था, कुछ और बॉडी के पार्ट्स भी मिल गए थे, लेकिन सर कहां था? अब पुलिस के सामने एक मुश्किल काम था, एक ऐसी जिंदगी को रिकंस्ट्रक्ट करना जो अलग अलग जगहों पर बिखर चुकी थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स और K9 यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया। अक्षत ने पुलिस को नदरगंज के कनाल बैंक तक लीड किया, जहां उसने बॉडी के रैप्ड पार्ट्स झाड़ियों में फेंक दिए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आइसोलेटेड जगह पर पुलिस को सिवर्ड हैंड्स और लेग्स रिकवर हुए। सरोजनी नगर के जंगल से एक जली हुई वुलन ब्लैंकेट भी मिली और ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे स्टेशन ट्रैक्स के पास से 2 नाइव्स और 2 सॉज रिकवर किए गए। एविडेंस धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग रिकवरी अभी तक बाकी थी।
ब्लू ड्रम। जब इन्वेस्टिगेटर्स उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि ड्रम को सीमेंट से सील किया गया है और उसके अंदर मनवेंद्र सिंह का टॉर्सो था। सोचिए उस तस्वीर को, एक पॉश रेजिडेंशियल एरिया का घर जो अब एक फोरेंसिक क्राइम सीन बन चुका था, एक फैमिली होम अब इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बन गया था और सक्सेस का सपना एक प्लास्टिक ड्रम के अंदर बंद रह गया था। लेकिन एक सवाल अब भी इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान कर रहा था। अक्षत ने पुलिस को लगभग हर जगह लीड किया, लगभग हर एविडेंस मिल गया, फिर भी एक पीस मिसिंग था, हेड। मनवेंद्र सिंह का सर कहाँ था? अक्षत का कहना था कि उसने सर को सदरौना एरिया में डिस्पोज किया, लेकिन वहाँ कई बार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पुलिस को कुछ भी रिकवर नहीं हुआ और इसी वजह से मनवेंद्र सिंह की बॉडी आज भी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाई। एक ऐसी आइडेंटिटी जो अधूरी रह गई। इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और क्राइम एक्सपर्ट के तरीके से सोचना पड़ेगा। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। देखा जाए तो ये केस काफी कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मली हम मर्डर्स को दो सिचुएशंस में देखते हैं, या तो सडन रेज में या फिर क्लियर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। लेकिन अपने ही पिता को मारना और फिर बॉडी को इस तरह डिसमेंबर करके ब्लू ड्रम में कंसील करना, ये एक एक्सट्रीम लेवल की साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट को दिखाता है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अगर प्लानिंग लगभग 1 साल से चल रही थी तो इसका मतलब है कि एक्यूज्ड रोज उस थॉट के साथ जी रहा था। इस सिचुएशन में फिट ऑफ रेज डिफेंस काफी वीक पड़ जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है मिसिंग हेड। ये दो पॉसिबिलिटीज रेज करता है, या तो ये फोरेंसिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की स्ट्रेटजी हो सकती है या फिर एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल एलिमेंट जहां एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन पर अपना एक स्ट्रेंज कंट्रोल मेंटेन करना चाहता हो। हालांकि अक्षत ने एक बहुत बड़े और घिनौने क्राइम को अंजाम दिया है, लेकिन फिर भी आपके दिल में उसके लिए थोड़ी सी सिंपैथी आ गई होगी, क्योंकि वो अपने पिता की वजह से मेंटल प्रेशर में था और अपने तरीके से अपना करियर चूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर आप इस हिनियस क्राइम के पीछे की असली वजह जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस को लगा उन्हें मोटिव मिल गया, नीट का प्रेशर और एक टूटा हुआ बेटा, एक ऐसी कहानी जो हेडलाइंस के लिए परफेक्ट थी। पर क्या अक्षत इतना ही सिंपल था? जब लखनऊ की पुलिस ने फाइल को थोड़ा और गहराई से खोला तब उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इस केस की पूरी साइकोलॉजी को बदल देने वाला था। क्या ये सिर्फ एक गुस्से का पल था या फिर एक ऐसी साजिश जिसमें इमोशन नहीं, सिर्फ हिसाब किताब था? असली सच्चाई नीट की बुक्स में नहीं बल्कि घर की उस तिजोरी में बंद है जिसे अक्षत खोलने वाला था। जब पुलिस ने अक्षत की और गहराई से पूछताछ की तो उन्हें सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट नहीं मिला, उन्हें मिला एक ऐसा शख्स जो शायद अपने पिता की मौत का इंतजार कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में एक नया पन्ना खुला। मनवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत 9 साल पहले हो गई थी। अब मनवेंद्र अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे और वो एक सेकंड मैरिज प्लान कर रहे थे। पर अक्षत के लिए ये सिर्फ एक नई माँ की बात नहीं थी, ये प्रॉपर्टी और बिजनेस के हिस्से की बात थी। हायरार्की, पैसा, पावर। अक्षत को लगा कि अगर नई शादी हुई तो उसका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। लैब, लिकर, बिजनेस और बैंक अकाउंट्स सब शेयर हो जाएंगे। नीट तो शायद सिर्फ एक बहाना था, असली डर तो प्रॉपर्टी खोने का था। और फिर आता है सबसे बड़ा शॉक। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मर्डर के बाद अक्षत ने बॉडी को सिर्फ डिस्पोज नहीं किया, उसने घर की तिजोरी से 10 लाख कैश और ज्वेलरी भी निकाली। मर्डर, बॉडी को डिस्पोज करना और फिर चोरी। तलाशी अब बदल चुकी थी। क्या ये एक फ्रस्ट्रेटेड बेटे का गुस्सा था या एक लालची वारिस की सोची समझी साजिश? कभी कभी हमें लगता है कि हमें मोटिव पता है, पर सच्चाई हमेशा पर्दों के पीछे होती है। केस का लीगल एंड सिंपल है। अक्षत सिंह ने अपना जुर्म कबूल किया और वो जुडिशियल कस्टडी में है। एक फैमिली जो बाहर से परफेक्ट लगती थी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। एक पिता मर चुका है, एक बेटा मर्डरर बन चुका है और एक बहन 29 दिन तक चुप रहने वाली ट्रॉमेटाइज्ड विटनेस। क्राइम को रिपोर्ट करना आसान होता है, फैक्ट्स सिंपल होते हैं, लेकिन ये जो सवाल है क्यों, हमेशा सिंपल नहीं होता। इस कहानी में शायद कोई सिंपल साइकोलॉजिकल आंसर नहीं है, सिर्फ डिस्कम्फर्ट है। एक ऐसी फैमिली जहां शायद पिता और बेटा नहीं थे, एक कंट्रोलर था और एक रेजिस्टेंट। आज भी इस केस में कई सवाल अधूरे हैं। मनवेंद्र सिंह का हेड अब तक रिकवर नहीं हुआ। एक बहन की 29 दिन की खामोशी अब भी मिस्ट्री है और शायद इसीलिए ये केस एक क्लीन एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बस एक सिंपल फैक्ट छोड़ जाता है, एक मर्डर और उसके इर्द गिर्द का एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल हॉरर। सबूत सील हो चुके हैं, केस अब कानूनी प्रोसेस में है, लेकिन 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे जो गोली चली थी उसकी गूंज अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। तो क्या तलाशी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां
जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ जाती हैं। यही थी तलाशी लखनऊ के ब्लू ड्रम केस की। आपके दिमाग में क्या चल रहा है और अगली बार तलाशी किस केस की होगी, कमेंट करके बताएं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट।